फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो है ये टेक्निक है जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से नोट कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि ये किस तरीके के साथ जो ड्रॉबैक्स हैं लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन के उनको रिमूव करती है और किस तरह से एस्टिमेशन करती है। जी सबको स्लाइड नजर आ रही है? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की स्लाइड नजर आ रही है जी? ये सबको आवाज आ रही है? यस सर। और इस स्लाइड के ऊपर अगर आप देखिए तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का फार्मूला लिखा हुआ है जी। इस फार्मूले को जरा ध्यान के साथ देखें तो इसके अंदर हमें दो वेरिएबल्स नजर आते हैं, एक है काउंट टोटल का और दूसरा एंड में नजर आ रहा है आपको समेशन fi का। समेशन fi इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ओवरऑल इस फार्मूले को गौर से देखें तो देयर आर टू वेरिएबल्स, काउंट टोटल एंड समेशन fi। अगर इन दोनों की कैलकुलेशंस हम कर लें, एस्टिमेशंस लगा लें, तो हमारे पास फंक्शन पॉइंट आ जाएंगे जो कि साइज होगा प्रोजेक्ट का इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट। यानी कि अब ये फंक्शन पॉइंट क्या है वो असल में इस फार्मूले का रिजल्ट है। अब उस रिजल्ट के अंदर देखें दो वेरिएबल्स हैं, काउंट टोटल और समेशन fi। तो इन दो वेरिएबल्स को हमें समझना पड़ेगा कि ये दो वेरिएबल्स क्या है। तो लेट्स हैव द फर्स्ट वेरिएबल काउंट टोटल। काउंट टोटल जो है वो असल में मजीद फिर आगे 5 चीजों का मजमूआ है। इस वक्त जो आपको ये स्लाइड नजर आ रही है इसमें मेजरमेंट पैरामीटर के नीचे जो चीजें नजर आ रही हैं आपको सिर्फ उसके ऊपर अपना गौर करना है। बाकी ये काउंट आगे नंबर्स लिखे हुए हैं इनको भूल जाए, सिर्फ ये देखें कि मेजरमेंट पैरामीटर्स क्या हैं। और ये है काउंट टोटल की हम डिटेल देख रहे हैं। ध्यान के साथ इस चीज को देखिएगा, नोट कीजिएगा, साथ साथ रहना है वरना ये सीक्वेंस चेंज अगर आप साथ नहीं रहेंगे, सीक्वेंस के साथ नहीं रहेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो काउंट टोटल है, इसको देखें, ये मजीद आगे 5 चीजों का मजमूआ है, उसको नोट कर लें। इनपुट्स हैं, यूजर इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट्स हैं, तीसरा है नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज हैं, उसके बाद नंबर ऑफ फाइल्स हैं और पांचवी चीज है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ये 5 चीजें हैं जो कि काउंट टोटल के अंदर हमें देखनी पड़ती हैं। इनका काउंट निकालेंगे, लेकिन इनको का काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि इन 5 चीजों का मतलब क्या है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर इनका काउंट भी सही नहीं आएगा। देखें ये नॉर्मली तौर पे ये 5 चीजें देखें तो समझने में बड़ी आसान सी लग रही हैं कि इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, फाइल्स हैं, इंटरफेसेस हैं, लेकिन फंक्शन पॉइंट ने इन 5 चीजों की अपनी डेफिनेशन दी हुई है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट या इसका रेफरेंस जो है वो हमने प्योर फंक्शन पॉइंट का रखना है कि फंक्शन पॉइंट इनकी क्या डेफिनेशन करता है, उनके लिहाज से इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन या काउंट निकालना है और यूज करना है। तो वन बाई वन देखते हैं कि इन 5 चीजों की डेफिनेशन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या देता है। तो सबसे पहले इनपुट्स को देखें कि इनपुट जो है ये क्या चीज होती है। इसको समझने के लिए जरा होल्ड कीजिएगा जी, मैं आपके मैसेज देख लूं। ओके जी, सबसे पहले देखें जी इनपुट्स क्या होती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को सामने रखते हैं कि ईमेल अकाउंट्स आप बनाते हैं या आपने बनाए हुए होंगे, तो उसमें ये 2 चीजों को जरा देखें कि उसमें 2 चीजों से आपका वास्ता पड़ता है। एक है जब आप बनाते हैं तो आप साइन अप करते हैं, साइन अप। जब बन जाता है तो आपने उसको अकाउंट को यूज करना होता है तो आप साइन इन करते हैं। जरा ध्यान के साथ देखें कि इनके इनमें जरा सोचें कि इनमें फर्क क्या है। जब आप साइन अप करते हैं तो आप अपना डाटा देते हैं,
अपना नाम देते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, पासवर्ड वगैरह देते हैं, ये सारा डाटा देते हैं और जब आप सबमिट करते हैं तो ये सारा डाटा जाके सर्वर के ऊपर महफूज होता है, सेव होता है। तो इसमें जरा देखिए, जब डाटा जो है वो जाके सेव हो रहा है, तो मेन चीज क्या है कि डाटा सेव हो रहा है। जब आपका ये अकाउंट बन जाता है, आप साइन इन करते हैं, तो आप सिर्फ अपना पासवर्ड और आईडी देते हैं, वो जाके वैलिडेट होता है, उसको चेक किया जाता है, असेस किया जाता है, तो उसके रिजल्ट के तौर पे जो आउटपुट आती है वो एक स्टेटस आता है, डाटा नहीं आता, स्टेटस आता है कि आप एक वैलिड यूजर है कि नहीं है। अगर है तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ले जाएगा, और अगर आप नहीं है तो आपको कहा जाएगा कि आप वैलिड यूजर नेम या आईडी दें। इसमें डाटा सेव नहीं हुआ, मैनिपुलेट हुआ है, प्रोसेस हुआ है और आपको एक स्टेटस दे दिया गया। अब ज्यादा ध्यान के साथ देखिए कि इनपुट क्या है। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के मुताबिक इनपुट वो चीज होगी जो कि सिस्टम बाउंड्री, वो डाटा होगा जो कि डाटा सिस्टम बाउंड्री क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद सिस्टम के अंदर जाके स्टोर होता है, सेव होता है परमानेंटली, जो दोबारा एक्सेसिबल होगा, दोबारा रीयूजेबल होगा, लेकिन सिस्टम के अंदर जाके वो महफूज हो जाता है। जिस तरीके के साथ आपको ये एग्जांपल दी गई है कि आप अपना साइन अप करते हैं तो आपका डाटा जो है जाके सेव होता है। सिमिलरली सीएमएस के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स का डाटा महफूज है, दैट इज जब वो दिया गया तो वो इनपुट था, हम टीचर्स का डाटा उसके अंदर जब दिया गया तो वो महफूज हुआ जाके, तो वो भी इनपुट है। तो इस तरह का सारा किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसा डाटा जो कि सिस्टम बाउंड्री क्रॉस करता है और सिस्टम के अंदर जाके परमानेंटली महफूज हो जाता है, दैट इज नोन एज इनपुट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो ये इनपुट होती है। सिमिलरली अगर हमारा जो स्टोर डाटा है वो एक्सेस किया जाता है और यूजर्स को या कोई दूसरे सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, तो दैट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या होगी? स्टोर, परमानेंटली स्टोर्ड डाटा जो है वो अगर दिखाया जाता है, वो अगर एक्सेस किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है और सिस्टम बाउंड्री से बाहर आके एंटिटी को या किसी दूसरे सिस्टम को या यूजर्स को दिया जाता है, तो दैट विल बी दी आउटपुट, वो आउटपुट होगी। तीसरी चीज है इंक्वायरी। इंक्वायरी की वो साइन इन वाली सिचुएशन कि जिसके अंदर एक क्यूरी टाइप चीज दी जाती है, एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें फलां चीज का स्टेटस दें या रिजल्ट दें। तो आप सिस्टम के अंदर जाते हैं, वहां से डाटा को एक्सेस किया जाता है और उस डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है और रिजल्ट के तौर पे डाटा नहीं आता हमारे सामने, बल्कि कोई स्टेटस आ सकता है, कोई बूलियन वैल्यू आ सकती है। इस तरह की चीज जब आती है तो दैट इज नोन एज इंक्वायरी। इसको जरा दोबारा से जरा देखें, रिपीट कर। सीएमएस के अंदर ये कहा जाता है कि जनाब आपकी क्लास का एवरेज सीजीपीए निकाला जाए। अब इसमें देखें ये क्या होगा, आपकी क्लास का सारे के सारा स्टूडेंट्स का सीजीपीए लिया जाएगा, तमाम स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली तौर पे। उसके बाद उन सब के ऊपर एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सामने आएगा। ये जो रिजल्ट दिखाया जाएगा ये तो स्टोर डाटा नहीं है, बल्कि मैनिपुलेटेड स्टेटस है स्टोर डाटा का। तो दिस इज इंक्वायरी, ये इंक्वायरी होगी। अब दोबारा साइन इन वाले स्टेज एग्जांपल के ऊपर जाए। साइन इन में आप क्या कर रहे हैं? साइन इन करने के लिए आप अपना आईडी दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, वो जाके तमाम के तमाम आईडी और पासवर्ड जो सेव्ड हैं उनके साथ जाके कंपेयर होगा। कंपेयर होने के बाद जहां पे मैच हो जाएगा तो कहा जाएगा कि जनाब आप एक वैलिड यूजर हैं, और अगर नहीं होता है तो आपको कहा जाएगा कि आप सही यूजर नेम और आईडी का कॉम्बिनेशन दें, तो फिर आप एक वैलिड यूजर के तौर पे आएंगे। तो स्टेटस आपके सामने आया, डाटा नहीं आया। तो इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी के अंदर स्टोर डाटा को मैनिपुलेट करके, प्रोसेस करके कोई ना कोई एक स्टेटस, कोई रिजल्ट, कोई इन्फरेंस निकाल के यूजर्स को या दूसरे सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इंक्वायरी होती है। तो ये तीन चीजें इंटर रिलेटेड है, इनको आपने सामने रखना है कि इनपुट क्या होता है, बाउंड्री क्रॉस की, डाटा जाकर परमानेंटली स्टोर हो गया। आउटपुट क्या होती है? स्टोर डाटा परमानेंटली, वो डाटा दिखाया गया, आउटपुट है। इंक्वायरी क्या है? स्टोर डाटा को मैनिपुलेट करके, प्रोसेस करके कोई स्टेटस निकाला गया, कोई रिजल्ट निकाला गया, कोई इन्फरेंस निकाला गया, तो दैट विल बी द इंक्वायरी। तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद है जनाब फाइल्स। फाइल्स क्या होती हैं? ये हमारे सामने डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, यानी जहां पे जाके डाटा स्टोर हो रहा होता है,
उनको हम फाइल्स कहते हैं। ये फाइल का वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि शुरू के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए फाइल्स होती थी, बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी, जैसे रजिस्टर्स मैनुअली हम यूज करते हैं और उसके अंदर डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह की फाइल्स होती हैं। तो वही नाम चलता आ रहा है और फंक्शन पॉइंट भी वही नाम यूज किया। लेकिन अब क्योंकि रिलेशनल डाटाबेसेस बनते हैं तो उनके अंदर टेबल्स होते हैं। जैसे आपका सीएमएस है, सीएमएस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो वहाँ पे आप स्टूडेंट्स का डाटा सारा मेंटेन हुआ हुआ है। इस तरह टीचर्स का टेबल है तो वहाँ पे टीचर्स का हुआ हुआ है। सब्जेक्ट्स का एक टेबल है तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सबको मेंटेन किया गया है, उनकी डिटेल्स मेंटेन की गई है। तो नंबर ऑफ फाइल्स क्या होती हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं, डाटा एंटिटीज होती हैं, उनका को हम देखते हैं कि हमारे सामने सिस्टम के अंदर क्या। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को अगर देखें तो वहाँ पे एंटिटीज क्या है, कस्टमर, कस्टमर तो उसको नॉर्मली नहीं रीड किया जाता, आइटम्स हैं, इनवॉइसेस है, इस तरह से सेल्स पर्सन हैं, इनको ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर वो फाइल्स होंगी जिनके अंदर इनका डाटा मेंटेन किया गया हो। तो दिस इज द फाइल्स। लास्ट है एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या होती है कि these are the screens, यूजर स्क्रीन्स, कि आप जो एक्सेस करने के लिए, यूजर्स को एक्सेस करने के लिए कितनी स्क्रीन्स होंगी उनको काउंट किया जाता है, या इंटरफेसेस कितनी होती हैं उनको देखा जाता है। जैसे आप अपने सीएमएस के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट्स की स्क्रीन्स हैं, इस तरह से टीचर्स की हैं, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर की हैं, इस तरह से एग्जाम कोऑर्डिनेटर की हैं, इस तरह से एडमिशन के इंचार्ज की हैं। तो उनकी जितनी स्क्रीन्स होती हैं उनको काउंट किया जाता है कि वो इंटरफेसेस कितनी रखनी चाहिए या कितनी हैं, उनके अकाउंट को लिया जाता है। तो ये जनाब 5 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट हैं जो कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस इन को इस्तेमाल करता है। तो इसको जस्ट टेक हाफ अ मिनट, इसको दोबारा से 5 चीज़ों को ज़रा एक दफ़ा से खुद से देखें, और कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। आउटपुट जो होती है ये स्टोर डाटा को अगर आप यूजर्स को दोबारा दिखाते हैं, स्टोर डाटा को एज इट इज, जैसे जैसे अगर हम सीएमएस के अंदर टीचर ये चाहता है कि आई वांट टू नो द लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव सीजीपीए मोर देन 3.5। आपकी क्लास के अंदर उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनका सीजीपीए 3.5 से ज्यादा है। तो क्या किया जाएगा कि वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 3.5 से ज़्यादा डाटा है उनका नाम, रोल नंबर दिखा दिया जाए। तो ये एज इट इज़ डाटा उठाया गया है, तो ये इट विल बी आउटपुट। लेकिन ये अगर कहा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु हैव 3.5 और मोर सीजीपीए, परसेंटेज, तो परसेंटेज स्टोर डाटा नहीं है, आपको पूरे के डाटा को लिया जाएगा, उसमें से जिन जिन के 3.5 से ज्यादा हैं उनका काउंट लिया जाएगा, टोटल जो है उसको लिया जाएगा और परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा, तो वी विल गेट द परसेंटेज। तो दिस विल बी इंक्वायरी। पहला जो केस था लिस्ट वाला वो आउटपुट है, और ये वाला केस जिसमें परसेंटेज निकाली गई है दिस इज इंक्वायरी। ठीक हो कौन सा क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड विद सम नंबर्स, यानी इनका जरा वेट करें। अभी सिर्फ जितना आपको वही मैंने कहा था साथ साथ चल रहा है, आपने ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन वन बाय वन पहले ये समझ लें कि इन 5 वेरिएबल्स का इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, एक्सटर्नल इंटरफेसेस और फाइल्स का मतलब क्या है। बस फिलहाल सिर्फ यहाँ तक रहें, इससे आगे ना जाए। इन 5 चीजों का पहले कॉन्सेप्ट समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। ये आगे क्या चीजें हो रही हैं वो तो जाहिर है हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। एक्सटर्नल इंटरफेसेस ही स्क्रीन्स होती हैं, इंटरफेसेस होती हैं। जैसे आप सीएमएस को लॉगिन करते हैं, स्टूडेंट के लिहाज से आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पहली लॉगिन की स्क्रीन आती है, दिस इज वन स्क्रीन। उसके बाद जब आप वैलिड लॉगिन हो जाता है तो आगे आपका इंटरफेस खुल जाता है, दैट इज द सेकंड स्क्रीन। वहां से फिर आगे एक लिंक को क्लिक करते हैं, दैट विल बी द थर्ड स्क्रीन है। और इस तरीके के साथ ये जितनी स्क्रीन किसी एक यूजर्स के लिहाज से हो सकती हैं उनको काउंट किया जाता है। those are the external interfaces which are for the users are for external interfaces। जी एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं, ये जो आप डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बना रहे होते हैं उसके अंदर जितने टेबल्स होते हैं उनका काउंट होता है।
सर एक क्वेश्चन था। जी सर जब सीएमएस के अंदर स्टूडेंट्स का चालान जनरेट होता है, सर ये फाइल्स में आएगा? जी, जो चलान आपके जितने जनरेट हो रहे होते हैं वो सारे के सारे स्टोर्ड आपके रोल नंबर के साथ, आपके डिग्री के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जिस तरह की डिग्री है, जो उनका सेमेस्टर है, उसके लिहाज से वो डेटाबेस के अंदर टेबल बना के स्टोर किए गए हैं। और जैसे ही आप जनरेट करते हैं तो वो आपका वो प्रिंट निकाल देते हैं। तो आप सही कह रहे हैं। अब जी आगे चलें जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, अब नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, स्लाइड के ऊपर जरा फोकस करें कि अब हमने ये समझ लिया कि ये 5 चीजों का मतलब क्या है। नेक्स्ट है जी, हमने इनका काउंट निकालना है। जिस तरह से डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए हैं, तो हम इनका काउंट निकाल लेंगे। और काउंट के लिहाज से निकालने के लिए कुछ चीजें हर एक के लिहाज से जरा ज़हन में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि जैसे इनपुट्स हैं, इनपुट्स का जब आप काउंट निकालेंगे तो इसमें जो अगर आप फॉर एग्जांपल साइन अप करने की एग्जांपल को लेते हैं और वहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, नाम देते हैं, उसके साथ पासवर्ड देते हैं, एक आईडी बनाते हैं, अगर वो आपसे एड्रेस पूछते हैं एड्रेस देते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं फ़ोन नंबर पे करते हैं, तो ये सारे के सारे जितने डाटा आप दे रहे हैं ये एक रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग है। तो ये एज अ होल एक इनपुट के तौर पर ट्रीट होगी। यानी कि अगर एक काम करने के लिए आप मल्टीपल फील्ड्स का डाटा फीड कर रहे हैं या ले रहे हैं और वो डाटाबेस के अंदर जाकर यहाँ सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, तो एक काम के रिलेटेड ये सारी की सारी एज अ होल वन इनपुट होगी। एक दूसरा काम आ जाता है, उसके रिलेटेड इसी तरह से आप डाटा लेते हैं तो वो दूसरी इनपुट होगी। हर फील्ड एक इनपुट नहीं होगी। मुख्तलिफ फील्ड्स अगर एक काम करने के लिए डाटा मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे आप इसी तरह से सीएमएस के अंदर आप स्टूडेंट का डाटा मेंटेन किया जाता है, आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट्स, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो हैं एक मकसद के लिए हैं, तो ये एक इनपुट के तौर पर ट्रीट होगी। इसी तरह से आउटपुट जो है वो भी इसी तरह से होगी। अगर एक चीज के रिलेटेड चीज आ रही है तो वो एक आउटपुट, ये नॉर्मली ये तो सिंगल ही होती हैं आउटपुट्स, जिसकी शक्ल के अंदर अगर लिस्ट आ रही है, आपके सामने डाटा आ रहा है आपकी पूरी क्लास का, तो वो एक मकसद के लिए आ रहा है, तो वो पूरा डाटा एक आउटपुट के तौर पे लिया जाएगा। इंक्वायरीज के अंदर वैसे स्टेटस ही होते हैं, फाइल्स के अंदर भी काउंट ही आता है और इंटरफेसेस के अंदर भी काउंट ही एग्जैक्ट आ रहा होता है कि हमारे पास कितना हो, ये काउंट होगा। इसके बाद है जनाब कि हमने इनको क्लासिफाई करना है, हर एक ये पांचों एट्रीब्यूट्स को एक एक को लेके। तो फॉर एग्जांपल इनपुट्स हैं, तो फर्ज करें कि हमारे पास अगर 10 इनपुट्स आई हुई हैं, तो उसके बाद हमने देखना है कि इन 10 में से सिंपल इनपुट्स कितनी है, एवरेज कितनी है, कॉम्प्लेक्स कितनी है। अब इस पॉइंट को ध्यान के साथ देखिएगा, ये हम क्लासीफाई कैसे करते हैं कि इनपुट्स हमारे पास काउंट आया हुआ है, तो उसमें से कैसे हमने जज करना है कि इनमें सिंपल कौन सी हैं, इनमें एवरेज कौन सी हैं, कॉम्प्लेक्स कौन सी हैं। एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये एक रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। लोग जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और करंट सिस्टम की नौयत के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके के साथ चीज़ें देखते हैं। नॉर्मली तौर पे जैसे इनपुट्स को देखें, अगर आपके पास एक ऐसी इनपुट है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा जा रहा है, बहुत सारी फील्ड्स जा रही हैं, तो ज़रा वो रिलेटिवली या तो एवरेज में जाएगी या कॉम्प्लेक्स में जा रही है। यहाँ आपके पास ऐसी इनपुट जा रही है जिसके ऊपर कोई चेक्स नहीं लगे हुए, कोई सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगे हुए, वैलिडेशंस नहीं लगी हुई और डायरेक्टली जाके सिस्टम में जाके स्टोर हो जाती हैं, तो वो सिंपल की तरफ चले जाना शुरू, उनकी इंक्लिनेशन जो झुकाव जो है वो सिंपल की तरफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी इनपुट आप दे रहे हैं आ रही है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अथेंटिकेशन चेक्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं या प्रोसेसिंग लगी हुई है और उसके बाद जाके वो स्टोर होती है, तो अगेन दैट विल गो टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एवरेज और कॉम्प्लेक्स। तो ये एक रिलेटिव क्लासिफिकेशन होती है सिस्टम के लिहाज से, लोगों के काम करने की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से कि वो उनको किस तरह से हल करते हैं। तो ये इनपुट्स के लिहाज से है। इन आउटपुट्स के लिहाज से भी इसी तरह से क्या क्या एक आउटपुट निकलती है जिसपे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, डायरेक्टली जाके आप कहते हैं और डाटा फौरी तौर पे आ जाता है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, तो वो उसकी इंक्लिनेशन या उसकी झुकाव सिंपल की तरफ है। लेकिन एक या आउटपुट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, बड़े फार्मूला लगाने के बाद फिर जाके एक लिस्ट निकलती है या कोई डाटा निकलता है, तो फिर वो रिलेटिवली एवरेज या कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा।
इसी तरह से इंक्वायरीज हैं, इसके अंदर भी यही है कि प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि जितनी इंक्वायरी के ऊपर प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और जितना कम होगी वो सिंपल या एवरेज की तरफ होगी। जो नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं, इनका जो होता है सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स की जजमेंट होती है, दैट इज ऑन दी नंबर ऑफ कॉलम्स। एक टेबल के अंदर जितने कॉलम ज्यादा होंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जितने कॉलम कम होंगे वो सिंपल या एवरेज की तरफ जाएगा। तो रोज के ऊपर नहीं डिपेंड करता, फाइल जो होती है, रोज चाहे मिलियंस हो जाए उसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉलम एक भी बढ़ाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कॉलम्स जो होते हैं वो आपके उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। तो लिहाजा फाइल्स के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी जितनी भी डेटा एंटिटीज हैं उनकी जितने कॉलम ज्यादा होंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इंटरफेसेस जो है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। एक स्क्रीन है, उस पर जितने ज्यादा कंट्रोल्स होंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितने कम होंगे उतने ही उसके कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल या डिग्री कम होनी शुरू हो जाएगी। कंट्रोल से मुराद क्या है? कंट्रोल से मुराद टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, बटन एक कंट्रोल है, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक कंट्रोल है, डायलॉग बॉक्स एक कंट्रोल है, मेन्यूज कंट्रोल है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल्स होते हैं। जितने कंट्रोल्स किसी स्क्रीन के ऊपर ज्यादा होंगे उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो ये है जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट। ये पांचों एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी हम इस बुनियाद के ऊपर कर रहे होते हैं। सर जी सर, नंबर ऑफ यूजर इनपुट है, अगर यूजर ने कोई भी इनपुट दिया है, हमने उसका इनपुट नोट कर लिया और उसका काउंट भी नोट कर लिया, तो इसमें अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसकी? जी वही बताया ना कि हम उनको जज करेंगे, असेस कर। फर्ज करें आपके पास इनपुट्स का काउंट 10 आया, हम हर एक इनपुट को लेंगे सिंगल हैंडेडली, अलोन लेंगे, हर एक को 10 में से एक एक को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये रिलेटिवली बाकी इनपुट्स के साथ कंपेयर करेंगे कि इनके लिहाज से ये सिंपल है, एवरेज है या कॉम्प्लेक्स है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो रिलेटिवली जो है ना हमारे ध्यान के अंदर एक क्राइटेरिया बनना शुरू हो जाता है। जैसे आपको एक जनरली तौर पे आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक सिंपल इनपुट क्या होती है कि एक सिंपल प्योर सिंपल इनपुट होती है, वो डाटा दिया गया डायरेक्टली जाके डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया, सिस्टम के अंदर जाके स्टोर हो गया। उससे ज्यादा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ या एवरेज की तरफ से इनपुट कौन सी हो सकती है कि आपने एक इनपुट दी, देने के बाद उस पर सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं, उसकी आपने ऑथेंटिकेशन करनी शुरू कर दी, सिस्टम ने करनी शुरू कर दी, और करने के बाद वो जाके सिस्टम में स्टोर होती है। अब जाहिर है कि जो पहली आपको एग्जांपल दी गई है और इस दोनों को कंपेयर करें तो जाहिर है कि सेकंड वाला आप यहाँ एवरेज में लेके जाएंगे या उसको कॉम्प्लेक्स में काउंट के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से आप कंपैरेटिवली देखते हुए तमाम इनपुट्स को आपस में कंपेयर करते हुए उनको डिक्लेयर करते हैं कि ये सिंपल है, एवरेज है या कॉम्प्लेक्स है। जी व्हाट द कॉन्सेप्ट जी? अगर एक ही इनपुट है तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर नहीं होगा उसका? चलिए देखें, वही बात है, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर पे ना जाएं अभी सिर्फ काउंट, वही बात है, साथ साथ रहे। अगर 10 का काउंट आया हुआ है, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट उस पर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद इन 10 में से फर्ज करें 4 जो है वो आपने सिंपल डिक्लेयर कर दी इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस तरह से 3 जो है वो आपने एवरेज डिक्लेयर कर दी और 3 आपने कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दी। अभी सिर्फ यहां तक रहे कि आपने काउंट निकाला, काउंट निकालने के बाद उनको क्लासीफाई किया सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिलहाल सिर्फ यहां तक रहें, इससे आगे क्या करना है वो अभी आपके सामने स्टेप आता है। सर मैं यही कह रहा हूँ, अगर काउंट 1 हो फिर क्या करेंगे? भाई वो जिस काउंट में आ रहा है तो उसमें रखें उसको। अगर आपका सर, इनपुट का काउंट 1 आ रहा है, एक ही इनपुट है पूरे सिस्टम के लिए, यही कह रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ, तो उसको रखें से देखें कि ओवरऑल वो इनपुट की नौयत क्या आ रही है, क्या उस पर कोई प्रोसेसिंग हो रही है। अगर वो प्रोसेसिंग किसी किस्म की नहीं हो रही है और डायरेक्टली सिस्टम में जाके स्टोर हो रही है, उसको सिंपल में रखें। अगर कुछ रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हो रही है उसको एवरेज में ले जाए, और बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको कॉम्प्लेक्स में ले जाए। अगेन बताया ना, ये आपका अपनी सेंस आप पे प्रिवेल करवानी है कि करंट सिस्टम के लिहाज से, आपके नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस के लिहाज से और करंट सिस्टम के लिहाज से वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है। और नॉर्मली तौर पे वैसे भी देखें सिंगल 1 इनपुट नहीं होती है। कोई सिस्टम बताएं मुझे जो कि एंटरप्राइज लेवल का सिस्टम और उसके अंदर इनपुट एक हो। सर एक एग्जांपल लीजिए समझने के लिए। हाँ ठीक है, वो कॉन्सेप्ट के लिहाज से क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है।
ओके जी, आगे चलें जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक साथ दिया करें। ये आगे चलें। ओके जी, स्लाइड के ऊपर जरा कंसंट्रेट कीजिएगा जी। अब जरा देखें कि हमारे पास काउंट आ गए और सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ गया। अब आप ये स्क्रीन के ऊपर देखें तो इनपुट्स के आगे वेटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे इनपुट्स के आगे 3 सिंपल का दिया हुआ है, एवरेज में 4 दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स में 6 दिया हुआ है, एंड सिमिलरली बाकी एट्रीब्यूट्स के भी इस तरह से वेटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं। ये कांस्टेंट्स हैं, दीज आर कांस्टेंट्स प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन पॉइंट इटसेल्फ। ये फंक्शन पॉइंट ने खुद से मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके ये निकाले हुए हैं और ये उसने अपने लिहाज से परमानेंट करके दिए गए हैं और इस पर बहुत सारा प्रोजेक्ट्स लाए गए और देखा गया कि इनके रिजल्ट्स, इनको इस्तेमाल करने के रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव आए, बड़े मेच्योर्ड है। तो इनको, इनके लिहाज से इनकी कह लें कि पार्टिसिपेशन दी गई है कि हमारे सामने किस तरह से आ रहा है। अब करना ये होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो हमारे पास काउंट आया होता है और उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स को, तो ये रिस्पेक्टिवली इन वेट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले रहे थे, हमारे पास 10 इनपुट्स आई, ये साथ जरा नोट करके जरा इसको देखें, जरा कैलकुलेशन थोड़े से हम करेंगे साथ साथ ताकि आपको हैंड्स ऑन जाए। फर्ज करेंगे हमारे पास 10 इनपुट्स आई हैं, नोट कीजिए, टोटल 10 इनपुट्स हैं, उसमें से 4 सिंपल हैं, 3 एवरेज हैं और 3 कॉम्प्लेक्स हैं। टोटल 10 हैं, उसके बाद सिंपल हैं 4, एवरेज हैं 3, कॉम्प्लेक्स हैं 3। तो इनको रिस्पेक्टिवली इन वेटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर हम निकालेंगे। जैसे जो 4 सिंपल हमारे पास हैं, इसका वेटिंग फैक्टर क्या है, सिंपल का 3, तो इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 12। इसी तरीके के साथ जो एवरेज हमारे पास काउंट है इनपुट्स का वो 3 है और फैक्टर क्या है 4, तो इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 के साथ, और अगेन आंसर क्या आएगा, 12। कॉम्प्लेक्स हमारे पास काउंट 3 है, जो वेटिंग फैक्टर वो 6 है, तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और आंसर क्या आएगा, 18। तो सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स के इस लिहाज से ये 3 आंसर्स हमारे पास आ गए। आगे इन तीनों को हम एड अप कर लेंगे, 12 और 12 24, 24 और 18 32 42। तो हमारे पास इनपुट का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया इन वेटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 42। तो इस तरीके के साथ ये हर एक के साथ इस तरह आउटपुट्स के साथ काउंट को इनके रिलेटिव वेटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाल लिए जाएंगे, इस तरह इंक्वायरीज, इस तरह फाइल और इस तरह से इंटरफेसेस। इस चीज को जरा एक और एक एग्जांपल के साथ देखिए जी। ये स्क्रीन आपको एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की नजर आनी चाहिए, आ रही है जी नजर? नो सर। एक मिनट वेट करें जी। जी अब नजर आ रही है? यस सर। अब देखें इसके अंदर आपको ये सॉल्यूशन यहाँ से वाज़ेह नजर आएगा कि देखें कि हमारे पास इसमें इनपुट का टोटल काउंट 15 था, उनको रिलेटिव वेटिंग फैक्टर्स के साथ, रिस्पेक्टिव वेटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया और उन सबको एड अप कर दिया गया, तो 67 का आंसर आता है। इस तरह से आउटपुट्स हैं, टोटल काउंट 10 आया, उनकी इस तरह से क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे सामने आंसर 47 आया। इस तरह से बाकियों का भी आंसर आ गया। इन पांचों के ये जो आखिर में आंसर्स आ रहे हैं, इन सबको ऐड अप किया गया तो हमारे पास 420 का आंसर आया। दिस इज द काउंट टोटल, ये है काउंट टोटल।
आप जरा देखें, वापस जरा थोड़ा सा जाते हैं। जब हमने एडवांटेजेस लाइन ऑफ कोड के डिस्कस किए तो उसमें हमने तीसरा डिसएडवांटेज डिस्कस किया कि ये करंट सिस्टम को लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन उतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखें, यही 5 एट्रीब्यूट्स को गौर से देखें, ये आपके करंट सिस्टम की प्योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, जब आप इनपुट्स को देखेंगे, आउटपुट्स को देखेंगे, फाइल्स, इंटरफेसेस, इंक्वायरीज को देखेंगे, एक्चुअली यू आर थॉरोली अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वॉल्विंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टोटली थॉरोली इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर उनको वेट्स दे रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस को सेट कर रहे हैं, उनकी जो सही पार्टिसिपेशन बनती है उनको वेटिंग फैक्टर्स के लिहाज से इस्तेमाल करके उनको मेच्योर कर रहे हैं, और फिर हर एक को एडअप करके उनकी जितना भी उसको हम बेहतर करके उनकी पार्टिसिपेशन दे के इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो फिगर की शक्ल के अंदर हमारे सामने आ रही है। सो दिस इज द काउंट टोटल। तो ये काउंट टोटल को एस्टिमेट करने का तरीका है। जी जनाब, क्लियर है यहाँ तक? सर ये काउंट टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यही 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इनपुट्स को, आउटपुट्स को, इंक्वायरीज को, फाइल्स को। इसको एग्जैक्ट आप कोई वर्ड नहीं दे, वो वर्ड काउंट टोटल ही है। काउंट टोटल इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 5 थिंग्स: इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, एक्सटर्नल इंटरफेसेस और फाइल्स। इन 5 चीजों की रिप्रेजेंटेशन है, और उसको करने का उसकी डिटेल्स है, वो ये सारा तरीका है जो आपके सामने रखा गया है कि उनको हम काउंट लेते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर वेटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको एडअप करते हैं और फिर ओवरऑल एडिशन करते हैं, तो हमारे सामने काउंट टोटल की आ जाती है। यहाँ से वो कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं कि मीट्रिक क्या होता है। आप जरा गौर से देखें, ये 5 चीजों का इस तरीके के साथ आपस में मिलाप जब हम कर देते हैं, आपस में इनका एक रिलेशनशिप बना देते हैं, तो दिस इज अ metric, and the name of this metric is count total. सर ये सिंपल एवरेज और कॉम्प्लेक्स के जो वेट्स दिए गए हैं कुछ बेस पर ये आपको वही बात है, ये एक रिलेटिव है। ये उस करंट सिनेरियो के अंदर काम करते हुए आप इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप आपस में उन चीजों को कंपेयर करके देखते हैं कि ये इनपुट है या आउटपुट है। ये इसको इस तरह आप जनरल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ जरा कंपेयर करें। बात पर एक काम होता है, वो एक पर्सन के लिए हो सकता है बड़ा मुश्किल हो, लेकिन एक दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कि वही चीज को जब वो कंपेयर अपनी स्किल्स के लिहाज से करे तो उसके लिए वो बड़ा सिंपल सा हो। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि उनको आपस में कंपेयर करके चीजों को आपस में, जैसे इनपुट्स हैं, सिर्फ इनपुट्स को आपस में कंपेयर करें तो आपका जहन जो है वो इंक्लिनेशन देना शुरू करें। इनका आपके पास स्किल्स होंगी ना, ये ऐसे बंदों को तो नहीं काम करने के लिए दिया जाएगा जो बिल्कुल इन चीजों को करना ना जानते हैं। टीम काम कर रही होती है जो एक दूसरे के को जानते होते हैं, अपने काम को जानते होते हैं, तो वो फिर अपने नॉलेज को, स्किल को, एक्सपीरियंस को और करंट सिस्टम डाटा को इस्तेमाल करते हुए सारी चीजों को अप्लाई करते हुए आपस में कंपेयर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद जहन से एक आवाज आती है, दिल से एक आवाज आती है कि इनकी इंक्लिनेशन सिंपल की तरफ है, एवरेज की तरफ है या कॉम्प्लेक्स। वो जहां पर जा रही है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती। जहां इंक्लिनेशन आपका जहन जा रहा होता है उसको फाइनलाइज करते हैं, लगाते हैं और आगे चलते हैं। क्योंकि सिर्फ आप अकेले काम नहीं कर रहे होते इन चीजों पे, मल्टीपल लोग कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट आपस में फिर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो इकट्ठे होकर फिर उसमें से एक बेहतर चीज निकल आती है। तो इस तरह से उनको रिलेटिवली आपस में कंपेयर करके हम ये इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट सिंपल है, या हर एट्रीब्यूट के लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन सिंपल में आती है, एवरेज में आती है या कॉम्प्लेक्स में आती है। होप आंसर द क्वेश्चन। सर हर बंदे की कैलकुलेशन में इस तरह काफी फर्क नहीं आ जाएगा, हर बंदे की बेशक आगे कोई मसला नहीं। देखिए, एक तो इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि एक ही लेवल के लोग काम कर रहे होते हैं। उनको ऐसे लोगों को, वही बात है ना जैसे बताया आपको, कि उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो कि ये काम करने के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी, और सिर्फ एक बंदा नहीं होता, मल्टीपल लोग होते हैं। तो वो अगर कोई वेरिएशन बहुत ज्यादा आ भी जाए तो वो वैसे ही जस्टिफाई हो जाती है या वो एडजस्ट हो जाती है जब रिजल्ट्स आपस में मिक्सअप होते हैं और लगा के आप एवरेज ले लेते हैं, तो वो चीजें वैसे ही इस तरह के चांसेस कम हो जाते हैं। वासिफ ये इस तरह नहीं होता, ये जो सिंपल एवरेज कॉम्प्लेक्स का स्टैंडर्ड वेरी करता है, इसमें वेरिएशंस आती हैं क्योंकि केसेस डिफर हो जाते हैं। हर दफा एक तरह केस स्टैंडर्ड आ ही नहीं सकता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है, कंस्ट्रेंट्स चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से उनके अंदर ये चीज़ें जो है वो वेरिएट करती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है और सिचुएशन के लिहाज से हर एक पर्सन की इसमें परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग एक ही लेवल के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और उनके सामने सिस्टम भी सेम होता है,
तो इस वजह से उनमें वेरिएशंस आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन होती जरूर है। सर कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कितने सिंपल है वो भी हमने डिसाइड करना है, उसको वेट क्या देना है वो भी हमने डिसाइड करना है। तो टोटल कैलकुलेशन तो फिर हर बंदे पे डिपेंड कर रही है, इसमें कुछ भी डिफाइंड तो है ही। नहीं, ये जो वेट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है तो आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आप क्यों चेंज कर रहे हैं। ये जो आपके जरा स्लाइड को देखें, फिर ये वेट्स किस बेस पे रखे गए? जी ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्होंने, एक मिनट में जरा स्लाइड को ऑन कर लो। ये वेट्स वाली स्लाइड नजर आ रही है जी आपको? जी सर। यस सर। जी अब यार ये जो वेट्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये फंक्शन पॉइंट जिन्होंने बनाए हैं, जो इसके ऑथर इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं और उनके रिजल्ट्स को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को परमुटेशंस को एग्जीक्यूट करके देखा और उनको ये वाले कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स दिए उन्होंने। और इनको फिर उसके बाद मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर्स ने अपने एक्चुअल वर्क के अंदर इस्तेमाल किया और उन्होंने भी इस चीज को वेरीफाई किया कि इनके रिजल्ट सबसे अच्छे आए, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इस वजह से इनको एज अ कॉन्स्टेंट्स यूज किया जाता है। इसीलिए बाकी मैथमेटिक्स वगैरह स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी जहाँ पे आप कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं तो कहाँ से आते हैं, वो इस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए होते हैं और उनके रिजल्ट्स को इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर अथेंटिकेट किया जाता है कि इनके रिजल्ट्स वाकईतन सही आते हैं। तो इसी तरह से इन वेट्स को लिया गया है। ये वेट्स को आप देखें, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आप सारी काम तो हमने खुद करना है, तो जरा लेकर देखें प्रोसीजर को, तो देखें आप किस तरह फॉलो कर रहे हैं। आप सबसे पहले इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेसेस के अंदर चीजों को काउंट करते हैं। जब आप काउंट करेंगे तो समझ के साथ करेंगे, बाय कॉन्सेप्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशंस लेके आएंगे कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो आपके पास काउंट क्या आता है। फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उन काउंट को क्लासीफाई करेंगे, सिंपल में, एवरेज में, कॉम्प्लेक्स में। तो आप उसके अंदर तो हवा में काम तो नहीं कर रहे हैं, आप लॉजिक्स के साथ काम कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो क्लासिफिकेशन हो जाएगी उनको इन रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक फिगर निकाल रहे हैं और फिर उनको ऐड कर रहे हैं। तो इट इज लॉजिकल, इट इज रैशनल। इस पे और फिर कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा, मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे और उनके रिजल्ट्स को एट द एंड जाके हम इकट्ठा करके एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो और ज्यादा मैच्योर हो जाती है। तो इस लिहाज से इसको इस तरह से हम नहीं ले सकते कि ये सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं। ये एक लॉजिक की बुनियाद पे, एक रैशनल की बुनियाद पे, एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सारी चल रही होती हैं और इसके ऊपर पूरा टाइम दिया जाता है, इस पे बल्कि खुला टाइम दिया जाता है टीम मेंबर्स को कि इसके ऊपर पूरा ब्रेनस्टॉर्म करें, डिस्कशंस करें और उसकी लॉजिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की जाती है। यानी कि इसके ऊपर देखें ना, जब आप इनपुट्स को डिक्लेयर करेंगे कि फॉर एग्जांपल 10 इनपुट्स आर देयर, तो सिर्फ 10 नहीं लिखेंगे, उन 10 इनपुट्स की पूरी लिस्ट लिखेंगे कि ये 10 इनपुट्स ये वाली हैं, उसमें एक लॉगिन की है, दूसरी आइटम्स की है, इस तरीके के साथ आप सारी की सारी पूरी लिस्ट लिखते हैं। फिर जब आप उसको क्लासीफाई करते हैं तो साथ रीजंस लिखते हैं कि इसको आपने सिंपल क्यों डिक्लेयर किया, या किसी को आपने एवरेज डिक्लेयर किया है तो क्यों किया है। तो इस तरीके के साथ ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव, डॉक्यूमेंटेड, डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स होते हैं जो कि पूरा लॉजिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों को हम क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और रिजल्ट्स वेरीफाई कर रहे होते हैं कि यही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम इस तरह से लेते हैं। ये होप आंसर क्वेश्चन। और भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का दो एट्रीब्यूट से, एक था काउंट टोटल, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे को देखते हैं, विच इज दी समेशन FI RB कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स की? अच्छा, पहली बात तो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स के बारे में ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर मजीद जो है वो हमारे सामने 14 फैक्टर्स होते हैं, ये जो आपके सामने लिस्ट नजर आ रही है।
ये 14 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसी सिस्टम में फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के मुताबिक ये 5 हो सकते हैं, ये 14 हो सकते हैं। बैकएंड रिकवरी, डाटा कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अभी ये हैं क्या, इनके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर इनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अभी सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे ये 14 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हमने एक स्केल के ऊपर एवेल्युएट करना होता है। ये स्केल आपके सामने नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 तक। 1 का मतलब होता है कि इन रिक्वायरमेंट की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है, लीस्ट है, और 5 का मतलब होता है मैक्सिमम। जैसे बैकअप एंड रिकवरी है तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट सिस्टम में अगर बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पे है, तो हम इसको 5 के ऊपर रेट करेंगे, और अगर वो मिनिमम है या ना होने के बराबर है तो अगेन ये 1 या 2 के ऊपर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके उसको 2 पे रेट कर दिया गया है, तो ये इसकी इतनी ज्यादा क्या है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डाटा कम्युनिकेशन है, उसको 3 पे रेट किया गया, तो एवरेज किस्म की डाटा कम्युनिकेशन यहाँ से नजर आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये भी एवरेज किस्म की नजर आती है। ये वही प्रोसीजर है जो आप टीचर एवेल्युएशन के अंदर यूज करते हैं। वहां पर भी आप देखते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर तकरीबन मेरा 20 या 21 क्वेश्चन होते हैं, उनको आप स्केल के ऊपर एवेल्युएट करते हैं, और वो फिर पीछे फार्मूला के अंदर चला जाता है, और फिर एक जिस तरह आपकी स्टूडेंट्स का एक CGPA निकलता है, इस तरह हम टीचर्स का उसकी बुनियाद के ऊपर एक CGPA निकल आता है या GPA निकल आता है। तो यहाँ पर भी वही इस तरह के ये 14 सवालों का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्केल यहाँ पे 1 to 5 का है। हम इनको अगेन रिलेटिवली असेस करते हैं अपने करंट सिस्टम की अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अपने स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर एवेल्युएशंस देते हैं, और एवेल्युएशंस देने के बाद जहाँ पे हम रेट कर रहे होते हैं वहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बैकअप एंड रिकवरी को एवेल्युएट किया गया तो वो 2 की वैल्यू आ जाएगी। डाटा कम्युनिकेशन को 3 पे किया गया तो 3 की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड 3 आ गई। इस तरह से करते करते आखिर में एप्लीकेशन डिजाइन फॉर चेंज, इसको 5 के ऊपर रेट किया गया तो वो वैल्यू 5 आ जाएगी। एट द एंड ये जितनी वैल्यू सारी की सारी आती हैं, इन सबको एड अप कर लिया जाता है, तो जो वैल्यू आंसर हमारे पास आता है दैट इज नोन एज समेशन FI आर दी कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स वैल्यू। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर कोई सिस्टम जो है उसको उसके ये सारे के सारे वैल्यू जो है वो 5 पे रेट हो जाते हैं, तमाम के तमाम ये एडजस्टमेंट फैक्टर्स 5 पे अगर रेट करते हैं, आप असेस करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज 5 आ जाएगी। सबको ऐड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70। तो समेशन FI की फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के लिहाज से मैक्सिमम वैल्यू या कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू 70 हो सकती है। दिस इज द स्टैंडर्ड, you can say it is a criteria। 70 is the maximum value of summation FI। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सिस्टम का summation FI या complexity adjustment factors की वैल्यू जितनी 70 के नजदीक होगी वो सिस्टम उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जितनी वैल्यू 70 से दूर होगी या लोअर साइड की तरफ होगी या 0 के नजदीक होगी वो सिस्टम उतना ही सिंपल होगा। इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। किसी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को जज करना हो तो इस चीज को देखा जा सकता है, इसको एज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लिया जा सकता है। इस वक्त देखें वैल्यू आ रही है 53, मैक्सिमम वैल्यू 70 हो सकती है, तो ये सिस्टम आप कहाँ देखते हो, ये एवरेज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एवरेज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन FI और द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। जी समझ आइए जी। दोबारा देख लें जी कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स को। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर रिप्रेजेंट्स द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को करता है, और ये 14 फैक्टर्स फंक्शन पॉइंट ने खुद से दिए हुए, और यही 14 के ऊपर हम एवेल्युएशंस करते हैं अपने करंट सिस्टम की। हमारे पास स्केल होता है 1 to 5 का। 1 का मतलब होता है मिनिमम इन्वॉल्वमेंट और द मिनिमम इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट, एंड 5 इज द मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ और द इन्वॉल्वमेंट और द पार्टिसिपेशन और द वेट ऑफ दैट एट्रीब्यूट। इनको हर एक को इंडिविजुअली तौर पे लिया जाता है और हर एक को असेस किया जाता है कि आपके सिस्टम के अंदर उसका वेट कितना है, इस स्केल के ऊपर उसको रेट कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे जरा देखिए 5th को देखिए एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और इसको 4 के ऊपर कहा गया, तो इसका मतलब है कि आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो बड़ी क्रिटिकली देखनी पड़ेगी कि किस तरह के एनवायरनमेंट फैक्टर्स काम कर रहे हैं। वो इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्रिटिकल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी।
लिहाजा उसको 4 के ऊपर रेट किया गया। इस तरह से तमाम फैक्टर्स को ये 1 to 5 के स्केल के ऊपर रेट कर लिया जाता है और जिस नंबर के ऊपर वो रेट होते हैं वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और एट द एंड इन तमाम वैल्यूज को ऐड अप किया जाता है और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज नोन एज समेशन एफआई आर द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा वेरिएबल भी आ जाता है जी। अब देखिए हमारे पास जरा होल्ड कीजिएगा जी। जी आपको ये क्वेश्चन की स्क्रीन नजर आ रही है जी? अब देखेंगे फर्ज करें इस क्वेश्चन को अगर लें तो इसमें हमारे पास काउंट टोटल 420 आया हुआ है और समेशन एफ5 की वैल्यू 42 आई हुई है। तो फार्मूला के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद हम उसको कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास फंक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस डाटा के लिहाज से फंक्शन पॉइंट्स जो है वो 449.4 फंक्शन पॉइंट्स हैं। तो दिस विल बी द साइज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस टेक्निक। बाकी जो काम है उसके बाद जो कॉस्ट का है और एफर्ट का है वो वही काम है जो कि हम लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर करते हैं कि हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी और लेबर रेट चाहिए होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड कर देगी। इस केस के अंदर उन दोनों को यूज करके इसके अंदर लेबर रेट जो है वो 5945 है, एवरेज प्रोडक्टिविटी 3.3 है। तो इनको यूज करके एक फंक्शन पॉइंट की कॉस्ट निकाल ली गई विच इज 1801.52। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किए, लेबर रेट और एवरेज प्रोडक्टिविटी। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने एक फंक्शन पॉइंट की कॉस्ट निकाल ली और उस जो कॉस्ट हमारे पास आई है उसको साइज के साथ जो कि ये 449 आया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। साइज के साथ कॉस्ट पर एफपी को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच इज 809603। इन दिस वे दिस इज द वे टू estimate the cost of project by using function point analysis। वही प्रोसीजर है जो कि लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने देखा। जस्ट यूनिट चेंज हो जाएंगी, अब यूनिट्स फंक्शन पॉइंट्स की आएंगी ना कि लाइन ऑफ कोड की आएंगी। एफर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला है साइज ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी। साइज हमारे पास 449 का है, एवरेज प्रोडक्टिविटी 3.3 है। तो एस्टिमेटेड एफर्ट क्या आ गई है 136.18%। सो दिस इज द वे टू estimate the R3 attributes which are the size of project, cost of project and effort of the project। तो इस तरीके के साथ इनको हम एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये था जनाब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। अब सामने रखा गया है, इसके जो स्लाइड्स है और रिकॉर्डिंग है इसका लिंक आपको और स्लाइड्स जो है वो भेज दी जाएगी। अब इसको दोबारा से रिवाइज कर लें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगा जी, उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और देखिएगा आपको क्या इश्यूज आते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा। अगर हम ऑन टाइम कैंपस होते तो इसकी आपको असाइनमेंट मिलनी थी बाकायदा तौर पे, लेकिन ज़ाहिर है कि कैंपस में नहीं है तो आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबरीना देखें इसमें कोई किसी किस्म की अगेन कंपैरिजन ऐसा नहीं है कौन सी टेक्निक अच्छी है कौन सी टेक्निक बुरी है। ये सिचुएशन बेस्ड होती है। जिस सिचुएशन के अंदर आपके पास उस काम को करने के लिए बेहतरीन डाटा अवेलेबल हो, बेहतरीन एनवायरनमेंट अवेलेबल हो, बेहतरीन एक्सपीरियंस पर्सन अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अब देखें अगर आपके पास बहुत अच्छा मेच्योर्ड किस्म का हिस्टोरिकल डाटा है तो लाइन ऑफ कोड ज़्यादा प्रेफर की जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एवरेज है और आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस भी कर सकते हैं और वो लोग उसके ऊपर अच्छी स्किल्स रखते हैं तो फिर हम फंक्शन पॉइंट पे जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो चीज़ें हैं वो फंक्शन पॉइंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो करंट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिर उसने मुख्तलिफ वेटिंग फैक्टर्स वाला उसके अंदर फैक्टर भी है कि इसने बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है क्योंकि इसके रिजल्ट बड़े मेच्योर्ड हैं और परखे हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। अभी आपके सामने ये दो टेक्निक्स आई हैं,
टेक्निक्स तो बेशुमार है, एस्टिमेशन की टेक्निक्स बेशुमार है। तो लोग जो है वो अपनी आसानी के लिहाज से, अवेलेबल सिचुएशंस के लिहाज से उसमें जो बेहतर होता है उसको चूज करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने घर से यूनिवर्सिटी आते हैं तो कितने रास्ते हैं, लेकिन चूज एक करते हैं, कौन सा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर आपको लगता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से हम इनको चूज करते हैं। और जी इसके साथ आपका जो फॉर्मल लेक्चर है या क्लास है वो आपकी एंड होती है। अगर आपको सवाल पूछना चाहें तो 11:20 तक मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। 11:20 तक मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।